जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आप सबको बहुत कंफ्यूजन आ रही है गवर्नमेंट स्कीम्स में यूनिट 6 स्पेशलाइजेशन का। तो आज के इस टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन स्पेशलाइजेशन एज वेल एज सुपरवाइजर एग्जाम। तो इस सेशन में कंप्लीट कंसंट्रेशन यहां पर दे देना ताकि इसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम कहीं से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सारी बता दूंगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसे तो 4-5 घंटे लग जाए इसको कवर करने में, बट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने फुल कंसंट्रेशन अपनी यहां पर प्रोवाइड करनी है। आपका टाइम प्रीशियस है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके सिलेबस में मेंशन है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम। देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होती है, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कीम। वो सारी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है। और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ भी डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, वो आ जाते हैं नॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया जो है बेसिकली ये किसके लिए है? ये एल्डर सिटीजन्स के लिए स्कीम चलाती है, एक एनजीओ है, ठीक है। इस तरह एक टीम एवरेस्ट है जो किसके लिए करती है? अंडर प्रिविलेज के लिए। एक क्राई है, ये इंपॉर्टेंट है। क्राई जो है ये किसके लिए है? चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। तो चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्कीम चलाती हैं, ठीक है। तो आपने एनजीओ पे इतना नहीं जाना है, मेन है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट में आपको सबसे पहले दो चीजें तो पता होनी चाहिए। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। मैं बार बार ये टर्म्स यूज करूंगा अपने लेक्चर में, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है वो स्कीम्स होती हैं जिसकी पूरी फंडिंग कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में होती है, यहाँ पर फंडिंग पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा स्कीम होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यहाँ पर कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल सेक्टर में सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट देती है, जैसे एलपीजी कनेक्शन वाली स्कीम आ गई, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, यही आपका पहला पॉइंट था। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल हेल्थ केयर। देखो, मेडिकल हेल्थ केयर में क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपको याद रखना कि हेल्थ जो है ना बेसिकली ये स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट होने का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको स्टेट सब्जेक्ट में रखा है। इसमें मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल भी बना सकती है, बट मेनली स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाती है। एक स्टेट सब्जेक्ट है, इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी पहले, ये आपको याद रखना है। दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो रूरल एरियाज में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए था, ये 2005 में आया था, ठीक है। और एक आया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। अर्बन एरिया में हेल्थ को प्रमोट करने के नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया 2013 में, ठीक है। क्या होता है 2013 में इन दोनों को सब्ज्यूम कर दिया जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है और क्या बनता है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन। तो आपको कोई पूछे नेशनल हेल्थ मिशन कब आया? 2013 में। इसका काम था कि हमारे जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना। तो पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है ना, इसके बेसिकली अगर मैं बात करूं, नेशनल हेल्थ मिशन के 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक कंपोनेंट आ गया एनआरएचएम, जो सब्ज्यूम्ड हो गया इसके अंदर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एक आ गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। उसके बाद आपकी जो टर्शरी केयर सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करने के लिए टर्शरी केयर प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं। और तीसरा आ जाता है रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को प्रिपेयर करना फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, मतलब डॉक्टर्स भी, इंजीनियर, डॉक्टर्स भी और नर्सेज भी तो बनाने हैं। तो वो बेसिकली ये चारों कंपोनेंट किसका पार्ट है? नेशनल हेल्थ मिशन का। तो इतना तो आपको याद रखना है। इसी के अंदर डिफरेंट स्कीम्स आज हम पढ़ेंगे, जैसे जननी सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आशा वर्कर्स जो है ना, आशा, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मे भी आपको एग्जाम में पूछ ले। आशा वर्कर्स भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आती हैं, ठीक है। आशा की फुल फॉर्म आप याद करोगे, दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये आशा की फुल फॉर्म है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये किसकी फुल फॉर्म है? आशा की, आपने याद है। उसी तरह एक जननी सुरक्षा योजना है जिसके अंडर क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जो घर पे डिलीवरीज वगैरह होती हैं वुमेन की, उसकी वजह से बहुत चांसेस होते हैं डेथ के, मदर के डेथ के। तो उसको खत्म करना और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, ये सब नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है। इसी तरह सब सेंटर्स को ग्रांट दिए जाते हैं ताकि एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रमोट की जाए। तो ये सारा नेशनल हेल्थ मिशन, जो भी ऑलमोस्ट स्कीम्स वगैरह ना, ये सारी नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है। तो मेन एम क्या है नेशनल हेल्थ मिशन का? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लेके आना 25 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं उसमें से 25 इन्फेंट्स की डेथ हो, इसे कम पे ले आना, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना 2.1 पे। तो नेशनल हेल्थ मिशन में ही बताया जाता है ना कि फर्टिलिटी रेट को कम करो बिकॉज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी कम करना यहाँ पर ही हमें सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट आपका हेल्थ मिशन। हेल्थ मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो इसके बारे में कुछ चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी रिसेंटली चल रही है हेल्थ सेक्टर में, वो आपको पता होना चाहिए। देखो हुआ क्या, बेसिकली हमारे पास एक स्कीम आती है सितंबर में, दैट इज आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान
भारत, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम जो है सितंबर 2018 में आती है। आयुष्मान भारत को ध्यान से समझो, इसके दो पार्ट हैं। एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का कंसेप्ट, ठीक है। ये प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब प्राइमरी सर्विस हो गई जैसे इमीडिएट आपको जो सर्विसेज चाहिए, ठीक है, वहां पर कोई आपके टेस्ट वेस्ट नहीं होते हैं काइंड ऑफ, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में आपके टेस्ट या ऑपरेशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, एक तरह की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रुपया पर फैमिली जो है आपको इंश्योरेंस मिलता है। मतलब आपको जब भी पर ईयर का 1 साल का 5 लाख रुपया पर फैमिली मिलता है, किसमें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है। लॉन्च कब हुई, 2018 में, इतना हमें समझ आ गया। किसके लिए, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें फंडिंग जो है 60% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% देती है स्टेट गवर्नमेंट। बट ऐसा क्या सभी जगह में होता है, नहीं। अगर कोई ऐसी यूटी है जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर और दिल्ली वगैरह को छोड़ के बाकी सब में क्या है, लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर है वो सारी, ठीक है, तो उनको छोड़ के सभी में गवर्नमेंट पैसा देगी। कौन पैसा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। बट अगर ऐसी यूटी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है, प्लस हमारी कुछ स्टेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गई, जम्मू कश्मीर आ गया हमारा, देन हिमाचल प्रदेश आ गया, देन उत्तराखंड आ गया, इन सब में जो पैसा है वो किस डिवीजन में मिलता है, 90:10, मतलब 90% पैसा कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% पैसा कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट। सर नहीं समझ आया, वापस सुन लो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का पार्ट है। इसमें क्या है, बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 5 लाख रुपया पर फैमिली मिलता है पर एनम, ठीक है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट 40% पैसा देती है। बट ये हर जगह नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सभी स्टेट्स में क्या होता है कि 90% पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10%, क्योंकि ये माउंटेनियस स्टेट है तो यहाँ पर 10% पैसा ही देती है स्टेट गवर्नमेंट। बट वो जो यूटीज है जहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उसमें 100% पैसा कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतना तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है, कौन इसको देखती है, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। तो इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन का काम कौन देखता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आपको याद रखना, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सभी सिटीजन इसमें एलिजिबल होते हैं। और इसमें क्या किया, फॉर एग्जांपल आज आपका चेकअप, आज आपको एडमिट करना है ना, उस एडमिशन के 3 दिन पहले का भी खर्चा गवर्नमेंट देती है, और जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हो उसके 15 दिन बाद का भी, मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन का खर्चा भी गवर्नमेंट देती है, और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा भी इसमें कवर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और जो पर्सन 60 ईयर से अबव है उनको पूरा ही फ्री ट्रीटमेंट इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस में इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले SC ST को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो कोई एक ऐसा घर है जिसमें 16 साल से ऊपर वाला अर्निंग बंदा कोई नहीं है तो उनको दी जाएगी। अगर किसी की जो अर्निंग इनकम है 2.5 लाख से कम है तो उनको दी जाएगी। और कोई वल्नरेबल फैमिलीज आ जाती हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सबको ऐसी चीज़ों में एलिजिबिलिटी में ये सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो हमने देख लिया सर, हमने इसके साथ लिखा था कि यहाँ पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी कंसेप्ट है, तो ये भी देख लो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में क्या होता है। देखो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में क्या है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स थे ना उनको बना दिया कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो हमने बोला है कि हम कितने कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाएंगे, 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसमें पहले सिर्फ सिंपल दवाइयां ही मिलती थी, अब उसको कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर कर दिया गया है ताकि वो अच्छी तरह से प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब बच्चों को भी, इवन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज को भी वहां पर ट्रीट कर पाएंगे, इसीलिए इनको प्रमोट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपने याद रखना है, रिसेंटली इनका नाम चेंज किया गया है। इनको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है, अब इनको बोला जाता है आयुष्मान आरोग्य केंद्र। क्या बोला जाता है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, ठीक है, आरोग्य केंद्र। तो ये तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। कितना पढ़ा अभी तक यार, अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के बारे में थोड़ा जाना। हमने देखा हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, NRHM एंड ULM जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये मिला और NHM बना, ठीक है। NHM में बहुत सारी स्कीम्स आती है, वो सारी पढ़ेंगे। आशा के फुल फॉर्म बता दी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, पूछी जा सकती है। AMSHM बता दिया क्या था NHM का। फिर मैंने आपको बताया कि आयुष्मान भारत आया सितंबर 2018 के टाइम में, 2018 याद करो, इतना ही बहुत है। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख पर फैमिली मिलता है इसमें। और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसलिए 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। नोडल एजेंसी इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। इतना एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी नाम चेंज हुआ है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र। इसमें 1.5 लाख के करीब हम कंप्रीहेंसिव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात
करें, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। सेकंड है एडॉप्शन। एडॉप्शन के बारे में कुछ चीजें हमें पता है। एडॉप्शन और फॉस्टर केयर के बारे में थोड़े डिफरेंसेस भी देख लोगे ना, वो क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन किसके अंदर आता है, तो ये कारा के अंदर। कारा के बारे में मैंने कल के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। इसके अंदर हमारा एडॉप्शन की सारी चीजें आती हैं। ये वर्ल्ड लेवल की चीज थी, बट इंडिया ने रेटिफाई करता 2023 में, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी है, बेसिकली कारा के बारे में आपने ये याद रखना कि एडॉप्शन, सबसे पहले एडॉप्शन समझो। एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन का मतलब है एक चाइल्ड को एक्सेप्ट करना, मतलब एक चाइल्ड को एक्सेप्ट करती है जब कोई फैमिली एक्सेप्ट करती है और उसको अपना ओरिजिनल चाइल्ड की तरह ट्रीट करना, उसको सारे लीगल राइट मिलते हैं। फोस्टर केयर और एडॉप्शन में मेन फर्क यही है, एडॉप्शन में पूरे लीगल राइट मिलेंगे बच्चे को, परमानेंट एडॉप्शन होती है, और फोस्टर केयर में टेम्परेरी आप किसी को रखते हो थोड़ी देर केयर के लिए, उसके बाद उसको वापस अपने लीगल पेरेंट्स के पास भेज दिया, यहाँ पर कोई लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एडॉप्शन में एक तरह का एक जुडिशियल प्रोसेस है बेसिकली, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का, एक मतलब जुडिशरी के थ्रू प्रॉपर वे में प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखनी है एडॉप्शन में। सबसे पहली बात, एलिजिबल कौन कौन है। कोई भी इंडिया का सिटीजन, एनआरआई है, फॉरेन सिटीजन है, सारे एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कोई भी बाउंडेशन नहीं है पर्सन का जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, इसमें कोई बाउंडेशन है, बट एक बाउंडेशन होती है कि अगर कोई मेल मेंबर है, अगर कोई मेल मेंबर है अकेला है, उसकी वाइफ नहीं है, वो अकेला मेल मेंबर है, तो वो फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, एक मतलब गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये एक क्राइटेरिया है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। कोई भी किसी को अडॉप्ट कर सकता है, बट एक चीज और होती है स्टेबिलिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट है, हम पेरेंट बनना चाहते हैं, कोई कपल है वो पेरेंट बनना चाहता है, तो उनकी जो कपल लाइफ है वो एटलीस्ट 2 साल तो चली होनी चाहिए ना। ये ना हो कि उनके पहले ही डाइवोर्स वाले झंझट चल रहे हैं और बच्चे अडॉप्ट कर लें तो बच्चा तो फिर खराब हो गया ना। तो बेसिकली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो उनका अफेयर है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उनका जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये पॉइंट याद रखना आपने, ठीक है। और जो बच्चा है और जो पेरेंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो चाइल्ड है जो अडॉप्ट किया जाएगा और जो उसके पेरेंट्स है, उनमें एटलीस्ट 25 साल का गैप तो होना चाहिए, 25 साल का गैप होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है 18 साल का पर्सन है वो बोले मैंने बच्चा अडॉप्ट करना, नहीं, एटलीस्ट 25-26 साल के आप तो होने ही चाहिए ना जब आप किसी एक साल के बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। जो पेरेंट्स की एज है वो बिटवीन 25 से 55 ईयर्स होनी चाहिए, ना 55 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए, ना 25 साल से कम होनी चाहिए। मैंने आपको बोला ना मिनिमम 25 साल तो डिफरेंस होना चाहिए, तो एज 25 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए। और जो पेरेंट है वो फिजिकली मेंटली थोड़ा ठीक होना चाहिए, ठीक है। सिंगल मेल और फीमेल भी अडॉप्ट कर सकते हैं एक चाइल्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक कंडीशन जो थी मैंने आपको बता दी, वो आपको याद रखना, ठीक है। अब ये पूरा अडॉप्शन का प्रोसेस करने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर पिटीशन चलती है, फिर कोर्ट लास्ट में लिख के देता है और फिर जाके कहीं पर अडॉप्शन होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अडॉप्शन में। अडॉप्शन जस्ट इतना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहले क्या होता था बेसिकली, अगर मैं बताऊँ, पहले क्या होता था, सिर्फ कोर्ट ही बेसिकली अडॉप्शन का दे सकता था, ठीक है। कोर्ट ही अडॉप्शन के लिए लीगल दे सकता। बट अभी एक अमेंडमेंट हुई है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2021, कल पढ़ा था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें यह बोला गया है 2021 में 2015 के एक्ट को अमेंड किया गया है। उसमें यह कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, वो भी अडॉप्शन आर्डर इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 61 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये याद कर लेना, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ खाली कोर्ट ही दे सकता था, एक कोर्ट ही दे सकता था क्या, अडॉप्शन का ऑर्डर। बट अब अडॉप्शन का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। 2015 के एक्ट में सिर्फ कोर्ट का डिसीजन था, वही फाइनल था, और किसी को हम कंसीडर नहीं करते थे। तो इतना आपको अडॉप्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट इज आपका फॉस्टर केयर। देखो फॉस्टर केयर क्या होता है, फॉस्टर केयर इज जस्ट मतलब आप एक चाइल्ड को रिहेबिलिटेशन के लिए भेज रहे हो, दिस इज टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। टेम्परेरी कुछ देर के लिए भेजो। लीगल फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैमिली है, कोई पेरेंट है, वो क्या करते हैं किसी को फॉस्टर केयर की तरह रखते हैं, तो ये नहीं है कि वो उनका परमानेंट बच्चा बन गया, नहीं, उसके जो लीगल पेरेंट है उसके बाद एक टाइम के बाद देना पड़ेगा। ये क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कोई एक पेरेंट है वो क्राइम कर गया ऐसा कि वो जेल में चले गए, तो भाई उनके बच्चों को तो केयर की जरूरत है ना, अगर जो घर पे हैं, तो बेसिकली उनके लिए बेसिकली फॉस्टर केयर का स्कीम लाई गई है। तो ये आपको पता है। तो मेनली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फॉस्टर केयर और एडॉप्शन के बीच में, ठीक है। क्या डिफरेंस है, फॉस्टर केयर जो होता है बेसिकली ये आप किसी एजेंसी की कस्टडी में आपको रखा जाता है। अडॉप्शन में कोई कस्टडी वाली बात नहीं होती, आप परमानेंटली एक घर पे जाके रहते हो, ठीक है। उसके बाद फॉस्टर केयर में पेरेंट्स के जो हैं उनके राइट्स टर्मिनेट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप थोड़ी देर के लिए किसी को फॉस्टर केयर में रखे तो उसके जो पेरेंट्स एक्चुअल पेरेंट है, ओरिजिनल पेरेंट है, उनके अभी भी उस बच्चे पे पूरे हक है। बट अडॉप्शन में नहीं होता। अगर मैंने अडॉप्शन में किसी ने किसी बच्चे को बर्थ दिया है और अगर उसको कोई तीसरा पर्सन अडॉप्ट कर चुका है, अब वो पुराना पेरेंट जो है उस पर कोई अपना लीगल राइट नहीं दे सकता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है।
अब जो हमारे फॉस्टर केयर होते हैं उसमें जो लीगल पेरेंट होते हैं वो बच्चे के ऊपर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, बट अडॉप्शन में ऐसा नहीं होता है, लीगल पेरेंट के कोई राइट नहीं होता। अब जो नए पेरेंट उसको अडॉप्ट करेंगे सारे राइट उनके ही होंगे, ठीक है, सारी इनहेरिटेंस उनकी होगी। मतलब अडॉप्शन वाले बच्चे को सारे इनहेरिटेंस राइट जाते हैं जो लोग उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को अडॉप्ट कर रहा हूँ तो मेरी सारी लीगल प्रॉपर्टी उस बच्चे को जाएगी, बट ऐसा फॉस्टर केयर में नहीं होता। फॉस्टर केयर में कोई लीगल राइट नहीं देने होते आपको किसी को, अगर आप किसी को टेम्परेरी फॉस्टर केयर में रख रहे हो। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक कुछ गाइडलाइंस है हमारी, गाइडलाइंस के मुताबिक बोला जाता है कि 0 से 6 साल का बच्चा, मतलब जब बच्चे का बर्थ हो उससे 6 साल के बच्चे को जनरली हम क्या करते हैं, अडॉप्शन के लिए लिया जाना चाहिए। बट 6 साल से ऊपर वाला जो बच्चा है ना, 6 से 18 साल का बच्चा, इसको मेनली फॉस्टर केयर में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 साल का बच्चा तक तो बिल्कुल छोटा है, तो अगर आप इसको अडॉप्ट भी कर लोगे, इसको कोई अपना याद नहीं है पीछे का, तो चल जाता का। बट 6 से 18 साल का बच्चा अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो उसको पूरे पिछले पेरेंट्स की याद रहेगी, इससे उसको अडॉप्ट करने में भी दिक्कत आएगी, तो उसको सिर्फ फॉस्टर केयर में रखा जाना चाहिए। और 0 से 6 साल का बच्चा जो है अडॉप्शन के लिए जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब अगर आप एक फॉस्टर पेरेंट बनना चाहते हो तो क्या क्या कंडीशन, सबसे पहली बात, एक मैरिड कपल बन सकता है फॉस्टर केयर, तो बिल्कुल मैरिड कपल बन सकता है। मतलब अगर आप किसी बच्चे को फॉस्टर केयर में लेना चाहते हो, अगर आप मैरिड कपल हो, देखो फॉस्टर केयर में जब आप किसी बच्चे को लेते हो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, पैसा देती है, ठीक है, तो ये टेम्परेरी अडॉप्शन है। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा अगर सपोज करो बाहर है तो वो किसी के फॉस्टर केयर में चल जाए तो गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। तो अडॉप्शन में ऐसा नहीं होता, अडॉप्शन में आप परमानेंटली किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, परमानेंट। और अडॉप्शन मेनली जो है ना वो रिलेटिव इमीडिएट करते हैं, बट फॉस्टर केयर में अनरिलेटेड फैमिलीज होती हैं। ये भी समझ आ गया। अब देखो जो मैरिड कपल हैं वो भी फॉस्टर केयर में किसी को ले सकते हैं, बट उनकी शादी को 5 साल हुए होने चाहिए, मतलब उनकी स्टेबल मैरिज लाइफ होनी चाहिए। सिंगल पेरेंट भी ले सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही कंडीशन होती है, एक मेल, अगर सपोज करो एक इंडिविजुअल मेल है, मतलब एक वाइफ, किसी की वाइफ की डेथ हो गई, एक खाली हस्बैंड है घर पे, और अगर सपोज करो एक खाली मेल मेंबर है, वो किसी लड़की को एज अ फॉस्टर केयर में नहीं ले सकता, ताकि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह वाली चीज़ें ना हो, इसके लिए बोला गया, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ले सकती है। और जो एज बताई गई है, एज जो है वो 30 से 60 ईयर होनी चाहिए मदर की, और 30 से 65 ईयर फादर की होनी चाहिए, तो वो अडॉप्ट कर सकता है फॉस्टर चाइल्ड किसी बच्चे को, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या देख लिया, हमने अडॉप्शन देख ली, हमने फॉस्टर केयर देख ली, और इसमें हमें कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ फॉस्टर केयर और अडॉप्शन के रिलेटेड एक और चीज है, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिशन वात्सल्य, इसको देख लो 2 मिनट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मिशन वात्सल्य क्या है? पहली बात, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो कौन सी मिनिस्ट्री का? पहले तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है और स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है, और नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 90:10 चलती है, यही रेशो सेम है, ठीक है। ये 24/7 हेल्पलाइन सर्विस है चिल्ड्रन के लिए, मतलब बच्चों के लिए स्कीम है, मतलब बच्चों के लिए ये स्कीम है। कैसी स्कीम है? बेसिकली ये बेसिकली सपोर्ट करती है कारा को, हमने अभी पढ़ा ना, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसको हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है? अडॉप्शन में, ठीक है, अडॉप्शन में हेल्प करती है मिशन वात्सल्य। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें बेसिकली बच्चों को इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस अलाउंस भी दिए जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है जो 0 से 6 साल का बच्चा है और इसको सपोज करो कुछ खाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको 1500 पर महीना दे देगी, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ध्यान से सुनो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिकमेंड करती हैं, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर रिकमेंड करती हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मिशन वात्सल्य के तहत लिया जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिकमेंड करती है। और फिर क्या होता है, फिर जो हमारी SFCAC है ना, बेसिकली अप्रूवल फॉर स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर, जो एक अप्रूवल कमेटी है, स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी जो है वो अप्रूव करती है, वो अप्रूव करती है कि इस बच्चे को मिशन वात्सल्य में लिया जाएगा। वापस सुनो ध्यान से, होता क्या है, एक हमारे पास CWC है, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो रिकमेंड करती है कि इस एरिया में फॉर एग्जांपल ये बच्चे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया गया, इनको मिशन वात्सल्य में लो। उसको फिर अप्रूवल कौन देता है? स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। जब उनको अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद उन बच्चों को डिफरेंट फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 से 6 साल का बच्चा है उसको 1500 रुपये पर महीना मिलेगा, 6 से 14 साल का बच्चा है उसको 2000 रुपया पर महीना मिलेगा, ठीक है, 2000 रुपये पर महीना। और अगर 14 से 18 साल का बच्चा है तो उसको 2500 रुपया पर महीना इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर पूछे आपको मिशन वात्सल्य क्या है, मिशन वात्सल्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड हो हर बच्चे के लिए, उसको प्रॉब्लम ना हो, फैमिली बेस्ड उसको नॉन इंस्टीट्यूशन केयर प्रोवाइड की जाए। ये नॉन इंस्टीट्यूशन केयर में आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाती हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब मिशन वात्सल्य के लिए एक स्टोरी भी है। मिशन वात्सल्य की ये है कि बहुत इस गवर्नमेंट में चलती है। देखो सबसे पहले बहुत सारी स्कीम्स होती थी, 2010 में क्या हुआ, उन सारी स्कीम्स को कंबाइन किया गया और एक स्कीम बनी, दैट इज इंटीग्रेटेड
चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। कौन सी स्कीम बनी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2010 में बनी। फिर 2017 में इसका वापस नाम चेंज हुआ। 2017 में इसका नाम चेंज होकर पड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस सेक्टर। क्या बना? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस सेक्टर। और फिर बाद में जो है इसका नाम जो है 2021-22 में गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या रखा है? मिशन वात्सल्य। क्या रखा है? मिशन वात्सल्य। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा मिशन वात्सल्य का प्रीवियस नेम क्या था? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो थी उसी का नया नाम क्या है? मिशन वात्सल्य। 2010 में, उससे पहले भी बहुत सारी स्कीम थी, उनको मर्ज किया गया था तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई थी। 2017 में इसका नाम चेंज हुआ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस सेक्टर। उसके बाद 2021-22 में इसका नाम पड़ा मिशन वात्सल्य। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दिस इज क्लियर। उसके बाद अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूशनल केयर। इंस्टीट्यूशनल केयर का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट रनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके तहत बेसिकली अगर सपोज करो आप बच्चे वगैरह को, बेसिकली ये भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए उनको इंस्टीट्यूशन केयर, फॉर एग्जांपल फोस्टर केयर एक तरह की इंस्टीट्यूशन केयर में ही आ जाता है। जैसे रेजिडेंशियल, आपको रहने की जगह भी दी जाएगी, वहां पर नर्सिंग फैसिलिटीज भी दी जाएगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर काइंड ऑफ चीजें होती है हमारी इंस्टीट्यूशनल केयर, जहां पर कि जैसे ओल्ड एज, आपने ओल्ड एज होम का नाम सुना होगा, ये सारे किस में आते हैं? इंस्टीट्यूशन केयर के अंदर आ जाते हैं। इनको सोशल केयर कहते हैं। इसमें मतलब 24 घंटे और 7 दिन जो है वीक में क्या होता है? बच्चे को ओल्ड एज वाले हो गए, सबको फैसिलिटीज मिलती हैं। दीज आर ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन केयर, ठीक है? और मेनली इस एक्ट को कौन देखता है? इंस्टीट्यूशनल केयर सेंटर जो बनते हैं इनको कौन देखता है? बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, हमने पढ़ा हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही बेसिकली बताता है कि कैसे इंस्टीट्यूशनल केयर सेंटर्स बनेंगे बच्चों के लिए। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है? चाहे कोई डिपेंडेंट या नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है, फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन है, डिलेड और इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन है, उन सबको बेसिकली इंस्टीट्यूशन केयर में रखा जाता है। अब एक चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि इंस्टीट्यूशन केयर के कुछ फायदे हैं या नहीं है? तो बिल्कुल फायदे हैं। सबसे पहली बात, अगर सपोज करो कोई फैमिली में रह रहा था कोई बच्चा और फैमिली में उसके मदर फादर रोल लड़ते हैं, तो बेसिकली अगर वो इंस्टीट्यूशन केयर में जाएगा तो उसके जो इमोशनल रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ है वो थोड़े डाइल्यूट होंगे, क्योंकि पेरेंट्स के मे भी उसके बैड एक्सपीरियंस रहे हो, ठीक है? उसके बाद उसको अच्छा टॉलरेंस मिलेगा, क्योंकि उसके जो वहां पर अनरिलेटेड, एक अगर आप चले जाओगे चाइल्ड केयर सेंटर में, इंस्टीट्यूशन केयर सेंटर में चले जाओगे, ऑर्फनेज वगैरह में चले जाओगे, वहां पर आप क्या देखते हो? वहां पर आप देखते हो अनरिलेटेड बच्चे हैं। तो बेसिकली एक तरह की टॉलरेंस आती है हर बच्चे को, तो ये भी बच्चा सीखता है। ये कुछ कॉमन चीजें जो आप एग्जाम में खुद कर लोगे, कॉमन सेंस से कर दोगे। इसके नुकसान क्या है? एक तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वहां पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं उसकी वजह से, और बच्चे कई बार क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स वाला प्यार नहीं मिल पाता, और अलग अलग बच्चे हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो ये सारी चीजें उसके कॉन्स में आ जाती हैं, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है? अब चिल्ड्रन एक्ट और चिल्ड्रन राइट्स, ऑल्दो इनके रिलेटेड कुछ पहले भी बताया हुआ है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? चिल्ड्रन और चिल्ड्रन राइट्स के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, एक यूनाइटेड कन्वेंशन हुआ था। यूनाइटेड कन्वेंशन तो याद ही कर लेना, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। यूनाइटेड कन्वेंशन हुआ था ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? आपको एग्जाम में पूछेगा तो कब अडॉप्ट किया था? 1989 में, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे वाला है ना, उसको क्या चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा, उसको सिविल राइट्स भी दिए जाएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दिए जाएंगे। हर एक बच्चे को, वो किसी रेस से, रिलीजन से, किसी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट इतना याद रख लो कि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड था, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था? 1989 में, ठीक है? इसमें बहुत सारे राइट आते हैं, राइट टू सर्वाइवल, डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है? इसमें डिफरेंट राइट्स हैं, बस इसमें 2-3 ना आर्टिकल हैं, वो याद कर लो। एक आर्टिकल 12 इसका, आर्टिकल 2 इसका इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 यहाँ पर कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बच्चे के अगेंस्ट, ठीक है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड का आर्टिकल 2 कहता है, मतलब 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स बेस हैं हमारे, तो बेसिकली ये राइट्स बेस। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 3 कहता है कि हमें कोई भी ऐसा काम करना है जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड सर्व करे, तो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। आर्टिकल 6 कहता है कि राइट है लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट का, हर बच्चे के पास हक है कि उसकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहे, सर्वाइवल का उसका रहे और उसकी डेवलपमेंट हो। और आर्टिकल 12 कहता है राइट टू बी हर्ड, सबको सुनने का हक है, मतलब सबको सुना जाना चाहिए, राइट टू बी हर्ड, ठीक है? ये 4 आपको याद रखने। आर्टिकल 2 जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन में डील करता है। आर्टिकल 3 बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को सर्व करना है। आर्टिकल 6 जो है वो जो है किसको सर्व करता है? आर्टिकल राइट टू लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। और आर्टिकल 12 जो है राइट टू बी हर्ड के साथ डील करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इंडिया में आपको बात करें, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसमें बच्चों की ट्रैफिकिंग को हम रोकते हैं। आपको एक पता होना चाहिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट कब आया था? 1986 में। इसको अभी रिसेंट अमेंडमेंट भी किया गया, वो डेट देख लेना कब इसको अमेंड किया गया। पहले क्या होता था, मतलब इसमें यह बोला जाता था कि जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं
वहाँ पर पहले इसका नाम था सिर्फ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब इसमें चाइल्ड एंड एडोलसेंट वर्ड भी ऐड किया। क्यों? इसमें पहले बोला जाता है कि 14 साल से कम वाला बच्चा है ना, उसको किसी हैजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोला गया था, जो पहले एक्ट आया था 1986। फिर जब इसकी अमेंडमेंट हुई, मे बी 2016 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो जो इसमें अमेंडमेंट हुई उस अमेंडमेंट में ये बोला गया 14 साल से कम वाले बच्चे को तो आप किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, और जो 14 से 18 साल का बच्चा है जिसको एडोलसेंट बोलते हैं उसको आप हैजार्डस में नहीं लगा सकते। यहां पर क्या था, 14 साल से कम वाले को हैजार्डस में नहीं लगा सकते, बाकी आप चाहे लगा दो, उसमें कुछ इतना नहीं बोला था इसने। बट 2016 में जो इसमें अमेंडमेंट हुई उसमें बोला गया कि 14 साल से कम वाले बच्चे को तो आप कहीं नहीं लगा सकते, किसी भी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, अपने रिश्तेदार की एक सिंपल फैक्ट्री में भी नहीं लगा सकते, बट 14 से 18 साल वाले को लगा सकते, बट उसको हैजार्डस वगैरह में जहां पर केमिकल्स वगैरह बनते हैं उसकी जान को खतरा हो सकता है वहां पर नहीं लगा सकते। ये आपको याद रखना है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो इंडिया में चलते हैं, इंडिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक चलता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके बारे में हमने देखा, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी, इसके अंडर ही एक चलती है हरिहर स्कीम। क्या नाम है इस स्कीम का? हरिहर स्कीम। हरिहर स्कीम क्या है? बेसिकली ये कहाँ की स्कीम है? हरियाणा की, जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है जो अबंडन एंड सरेंडर चिल्ड्रन है। तो आपको याद रखना हरिहर स्कीम कहाँ की है? हरियाणा की स्कीम है और बच्चों के लिए स्कीम है, ये याद रखना। उसके बाद एक उज्ज्वला स्कीम है, ये भी याद कर लो, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम जो है बेसिकली 2007 में लॉन्च की गई थी। इसका काम क्या है? जो बच्चों और वुमेन की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकना। तो ये वुमेन और बच्चों की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम जो 2007 में लॉन्च हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना। हरिहर स्कीम हरियाणा की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड में हमने देखा, वर्ल्ड लेवल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1989 में अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसी तरह क्या इंडिया में कुछ ऐसा है? तो बिल्कुल है, एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, एनसीपीसीआर, ठीक है, एक कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एक्ट के थ्रू बनी है स्टैट्यूटरी। तो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है? इस एक्ट का नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, सीपीसीआर एक्ट। क्या ना इसको बोलते हैं? सीपीसीआर एक्ट। कब का था? 2005 का। आपने जस्ट इतना याद रखना कि एक नेशनल कमीशन भी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू बनी है। कौन से एक्ट के थ्रू बनी है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ऑपरेशनल कब हुई थी? 2007 में। कब ऑपरेशन हुई थी? 2007 में। अभी डेट नहीं याद रही तो जाने दो, बट मिनिस्ट्री वगैरह देख लेना। चाइल्ड और वुमेन की तो यही मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी के साथ डील करती है। ये कमीशन इंश्योर करती है कि जो लॉज, पॉलिसीज या कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट बना रही है उन सब में बच्चों के राइट्स के साथ कोई भी हैम्पर ना हो। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। इतना आप याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। एक और चीज यहां पर याद कर लो चाइल्ड के रिलेटेड, दैट इज घर पोर्टल। घर पोर्टल क्या है? देखो, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उन्होंने ही लॉन्च करा था घर पोर्टल। घर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गो होम एंड रीयूनाइट। गो होम एंड रीयूनाइट, यही से पता चल जाएगा आपको इसका मीनिंग क्या है। गो होम मतलब घर जाओ, रीयूनाइट हो जाओ, मतलब इसका पर्पस है कि जो बच्चे सपोज करो अबेंडन हो चुके हैं, जिनको बाहर छोड़ दिया है, उनको वापस से रीस्टोर करना और अपने पेरेंट्स तक पहुंचाना, ठीक है। उनकी ट्रैकिंग करनी और घर वालों से मिला के उनको घर वालों में एडजस्ट करवा देना, ये सारा घर पोर्टल का काम है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन जो हमारे पास है चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड, जो कमीशन हमने पढ़ी 1989 वाली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर कोई पूछ ले कमीशन का तो न्यूयॉर्क में, ये भी वर्ड याद कर लो, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसके नियर अबाउट अगर 2022 की बात करूं तो 196 कंट्रीज थी, सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर्स थे, बट यूएसए इसका पार्ट अब नहीं था। एट प्रेजेंट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ठीक है। जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एक्ट्स इन इंडिया की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो चिल्ड्रन के साथ डील करते हैं। ये पॉलिटी वाले फंडामेंटल राइट्स में पढ़ो। आर्टिकल 14 जैसे राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आर्टिकल 23 कहता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ट्रैफिकिंग से, बच्चों को एज वेल एज वुमेन सबको ट्रैफिकिंग से प्रोटेक्ट करता है और फोर्स लेबर वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 46 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। इतने आर्टिकल्स तो आपको देखने। और आर्टिकल 45 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का राइट है, ठीक है, और एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को जब तक वो 6 साल का पहुंच जाता। तो अंटिल वो 6 साल का पहुंच जाता उसको क्या मिलनी चाहिए? कंप्लीट जो है उसको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। और बाद में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया था आर्टिकल 21A में। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हमने ये बोला था कि बच्चों को जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटी है वो सब बच्चों को मिलनी चाहिए। ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, तो ये एक बार आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर मैं कवर करवा देता हूँ एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है
ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स आपके सिलेबस में मेंशन है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ओल्ड एज स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम ओल्ड एज रिलेटेड कौन सी, एक स्कीम आप याद रखो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये एक क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये याद रखना है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट इसमें पैसा देता है। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। किस किस को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे कोई एल्डर पर्सन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई विडो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करता है। और जो एल्डर सिटीजन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करता है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा, और किसको प्रोवाइड किया जाए, पर्सन जिसको कुछ ना कोई डिसेबिलिटी, ठीक है। ये 1995 में लॉन्च हुई थी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में लॉन्च हुआ था, और इसके 3 कंपोनेंट हैं, ये आपको याद रखें। 3 कंपोनेंट कौन से हैं, एक नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, दूसरा है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, तीसरा है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। तो ये 3 इसके कंपोनेंट है। कौन सा, एक नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, और तीसरा नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। एक एक करके सबको कवर करते हैं। सबसे पहला जो आ गया नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसका नाम अब क्या पड़ गया हुआ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हैं जिनके 60 ईयर से ज़्यादा वाली एज है, ठीक है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, मतलब 60 ईयर से ऊपर। तो जो 60 से लेकर 80 साल के बीच में पर्सन होगा ना, 60 से लेकर 79 तक लगा लो, उसको कितनी पेंशन मिलेगी, 200 रुपया महीना मिलेगा, और जो 80 साल से ऊपर है उनको 500 रुपया मिलेगा, ठीक है। जस्ट सिंपल स्कीम है यार। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में क्या है, चाहे वो बूढ़े हो गए, वुमेन विडो वुमेन होगी, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। क्या इसके अंदर 3 पार्ट है, एक तो ओल्ड एज वाला पार्ट आ गया जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसमें ये बोला गया कि आपकी एज अगर 60 साल से ऊपर है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, आपको 200 रुपया महीना मिलेगा 60 से लेकर 79 एज तक। बट जब आप 80 क्रॉस कर लोगे तो आपको 500 रुपया महीना मिलेगा। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आ गया इंदिरा गांधी नेशनल विडो, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। विडो पेंशन स्कीम में क्या बोला गया, ये भी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का ही पार्ट है। ये भी 2009 में लॉन्च हुई। इसमें क्या था, बेसिकली विडो वुमेन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। एलिजिबल वुमेन कौन से हैं, देखो अगर एलिजिबल वुमेन क्या है, एलिजिबल क्या है, 40 साल तो आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी 40 साल से ज्यादा उम्र है तो आपको 200 रुपया मिलेगा। पहले ये बोला जाता था, बट 2012 में इसका रेट बढ़ा दिया, 200 की जगह आप कितना दिया जा रहा है, 300 रुपया महीना। 40 साल से आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको, अगर विडो है कोई, तो उसको 300 रुपया महीना दिया जाएगा। बट अगर एज 80 से प्लस हो जाती है, 80 से प्लस में 500 रुपया पहुंच जाता है, क्योंकि उस टाइम 80 बहुत दवाइयों का भी खर्चा होता है, तो 500 रुपया महीना आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड देखो यार, सिंपल है कि 80 से ऊपर पहुंचने के बाद 500 मिल रहा है, और जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम में थी वो 60 साल से ऊपर, यार ओल्ड एज मतलब 60 साल के बाद, तो वहां पर 200 रुपया स्टार्टिंग में मिलेगा, और बट 80 क्रॉस हो गए तो 500 मिलेगा। और विडो वाले में स्टार्टिंग में कितना मिलेगा, 300 मिलेगा, क्योंकि 2012 में 300 कर दिया, बट एज यहाँ पे 40 साल से ऊपर विडो को कंसीडर किया जाएगा, और 80 साल के बाद 500 मिलेगा। उसका जो नेशनल डिसेबिलिटी वाली स्कीम आ गई, उसमें क्या बोला गया, इंडिविजुअल की एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और उसमें 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो डिसेबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, 80% से ऊपर डिसेबिलिटी है तो उसको 200 रुपया पहले महीना दिया जाता था, अब इसको बढ़ा के 300 रुपया महीना दिया जाएगा, ठीक है, 2012 से। बट ये बोला गया कि 80 साल से ऊपर अगर हुआ है तो उसको 500 रुपया महीना दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। और इसमें एक और चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल 2000 में एक और गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था अन्नपूर्णा स्कीम। कौन सी स्कीम थी, अन्नपूर्णा स्कीम। उस स्कीम में ये बोला कि बेसिक अन्नपूर्णा मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। वो सीनियर सिटीजन जो इनके अंदर ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल थे बट कवर नहीं हो पाए, गवर्नमेंट सबको नहीं दे पाई, कवर नहीं हो पाए, एलिजिबल थे, ऑल्दो एलिजिबल होने का मतलब उनकी एज 60 साल से ऊपर थी, वो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते थे, बट कवर नहीं हो पाए इस स्कीम के अंदर, उनको जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, 10 किलो फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। तो इतना याद कर लो आप, ठीक है। दिस इज क्लियर। अन्नपूर्णा स्कीम बस इसी का एक, इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन एलिजिबल था बट उसको बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो अन्नपूर्णा स्कीम में ये बोला गया कि उसको क्या होगा, 10 किलो फूड ग्रेन्स हम फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर की एक स्कीम है इसके रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या है इंटीग्रेटेड
सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है। ये कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसका आप मेंबर बनने जा रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। कोई ओल्ड एज वाला पर्सन है, कोई विडो है, या कोई डाइवोर्सी है, या कोई वुमेन है जो मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वुमेन इन डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको दिया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम का जो फंडिंग आती है ना, वो 50% पैसा प्लान से आता है और 50% नॉन प्लान से आता है, 50-50 में आता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में जम्मू कश्मीर के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अगर जो पेंशन ओल्ड एज की बात करें तो 1,000 रुपया पर महीना, ठीक है, 1,000 रुपया पर महीना जो है, एक महीने का 1,000 रुपया डायरेक्टली चला जाता है बैंक अकाउंट में। आपको पता है यार, आपने सुना होगा आंगनवाड़ी वालों को भी बोला जाता है कि आपके मोहल्ले में जो 60 साल से ऊपर वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका रिकॉर्ड बताओ, तो जस्ट क्या है कि वो उनको क्या मिलेगा, 1,000 रुपया महीना मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मैन के लिए 60 साल से ऊपर एज होनी चाहिए और वीमेन के लिए 55 से ऊपर एज होनी चाहिए, उनको 1,000 रुपया महीना मिलेगा। शर्त यह है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करने चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड उनका होना चाहिए और उनकी जो बेसिकली इनकम है वो 75,000 पर एनम से कम होनी चाहिए। तो बना देते हैं, बस बीपीएल होना चाहिए, तो आपको 1,000 रुपया पर महीना उन इंडिविजुअल्स को मिलेगा। अगर मेल है तो 60 ईयर से ऊपर एज होनी चाहिए, फीमेल के लिए 55 ईयर से ऊपर, ठीक है। तो ये सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह यही सेंटर्स आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही देख रहा है। अगर कोई वुमेन डिस्ट्रेस है उसको भी 1,000 रुपया महीना मिलेगा, 1,000 रुपया महीना मिलेगा। मतलब जो एप्लीकेंट है वो क्या हो, या तो कोई विडो है या डाइवोर्सी है या घर से निकाल दिया गया, ऐसी कोई कंडीशन वाली है, 40 ईयर से ऊपर उसकी एज है तो उसको भी 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। 40 ईयर से ऊपर एज होनी चाहिए, तो उसकी बस कंडीशन ये है कि 75,000 से कम उसकी एनुअल इनकम और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। 1,000 रुपया इनको भी मिलता है। अब सपोज करो फिजिकली चैलेंज पर्सन है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसकी एज जो है 18 से ऊपर है, अगर 18 से 80 के बीच में अगर उसकी एज है, उसमें सिर्फ 40% डिसेबिलिटी, वहां पर 80% था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में। बट इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में कितना बोला गया है कि अगर सपोज करो 40% से ऊपर उसको डिसेबिलिटी है, 75,000 से उसकी कम इनकम है या बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करता है। देखो, दो कंडीशन है, या तो 75,000 से कम होना चाहिए या बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो काम बन जाएगा, ठीक है। उसके केस में क्या होगा, इसको भी 1,000 रुपया पर महीना मिलेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर है उनको भी 1,000 रुपया पर महीना मिलेगा, बट द कंडीशन इज दैट वही सेम कंडीशन है, 75,000 से कम और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको ना एक बताई थी वायुश्री योजना, महाराष्ट्र ने स्टार्ट करी। वायु का मतलब वृद्ध के लिए होता है, वृद्ध मतलब ओल्ड एज वाले। इसी तरह एक प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना भी है, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। बस जस्ट इसका थोड़ा देख लो, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना जो है 2017 में आई थी। ये इंश्योरेंस कम पॉलिसी स्कीम है, इंश्योरेंस कम पॉलिसी स्कीम है। इंश्योरेंस कम पॉलिसी स्कीम क्या मतलब, ये LIC चलाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपने क्या करना है, देखो 60 ईयर से ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, मतलब 10 साल के लिए वो पॉलिसी करवा सकते हैं, 10 साल के पॉलिसी करवा सकते हैं। आप मतलब क्या करोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, आप 15 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपकी एक पेंशन लग जाएगी। वो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। ये चीज़ याद रखना, इसमें कोई भी GST में पैसा नहीं कटता है, ये याद रखना। तो आपको सिंपली याद रखना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या है कि सीनियर सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम है। ये कौन देखता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखता है। इसमें क्या है, बेसिकली आपके एलिजिबल, आपके 60 साल से ऊपर होने चाहिए, वृद्ध हो तो 60 साल से ऊपर होने चाहिए, और उसकी पॉलिसी टर्म 10 साल की। आपने मतलब 15 लाख तक का मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करेगा, आपको एक मंथली चाहते हो, ईयरली चाहते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली चाहते हो, जिस वे में आप चाहते हो आपको पेंशन मिले तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप मतलब कहने का मतलब है कि आपने सपोज करो पॉलिसी करी ना, पॉलिसी के 3 साल अंदर तक आप नियर अबाउट 75% आपका पैसा ले सकते हो, परचेस अमाउंट ले सकते हो, और इसमें कोई भी GST वगैरह नहीं लगता। अगर आप मंथली पेंशन लगाना चाहते हो तो 1,000 पर महीने से लेकर 1,000 पर महीने से लेकर 10,000 पर महीने तक आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने का इंश्योरेंस कराया। मैंने अभी बताया ना, मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की है। तो अगर आप ज्यादा का करवा रहे हो तो आपको 8,000 तक मिल सकता है, कम का करवा रहे हो तो आपको 2,000 मिलेगा। तो 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको मंथली इनकम मिल सकती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि एश्योर्ड जो आपको रिटर्न मिलेगा, एश्योर्ड रिटर्न मतलब जो एश्योर है जो मिलेगा ही वो 7.4% है पर एनम के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री वय वंदना। अगर आप मंथली करते हो तो 7.4%, अगर ईयरली चलते हो 7.6%। बस इतना देख लो यार, इससे ज़्यादा अगर इसमें तो बहुत डिविजन्स थी, मैंने तब पढ़ाई थी, बट अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है ये,
ठीक है। अब थोड़ा ना स्विच करते हैं टूवर्ड्स, ये तो हो गया मेनली ओल्ड एज वाला क्या काम है, बच्चों का क्या काम है वो देख लिया, उसके बाद जो हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख लिया। अब आ गया थोड़ा पोषण वगैरह। अब ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, पोषण अभियान वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात, पोषण की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पोषण की फुल फॉर्म इज प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्किंग। देखो यार ये चैप्टर ना अच्छे से देख के जाना, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप एक बार इसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। होलिस्टिक न्यूट्रिशन, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, मतलब होलिस्टिक वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, दैट इज नोन है पोषण स्कीम। इसी को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, ठीक है। 2018 में ये लॉन्च हुआ था, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिशन है। कहाँ से? प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा था इसको, कहाँ पे? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसका काम क्या है? माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, जो बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल करने के लिए, मतलब जैसे अंडर न्यूट्रिशन है या बच्चे की हाइट छोटी रह रही है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, लो बर्थ वेट है, इन सब के को डील करने, जो भी बच्चे रिलेटिव न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आई ना वो इसका एजेंडा में आती है, उसको खत्म करना, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहाँ पर कोई, और इसके तहत आपका राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है ना सितंबर के महीने में, आपको कल के लेक्चर में बताया था सितंबर के महीने में। और थीम भी मैंने आपको बताई थी, थीम थी सुपोषित भारत। क्या थीम थी? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। सशक्त भारत कहने का मतलब है, सुपोषित का मतलब है बेसिकली मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया हो, साक्षर मतलब एजुकेटेड इंडिया हो, सशक्त मतलब इम्पावर्ड इंडिया हो। तो न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, इम्पावर्ड इंडिया इसकी थीम थी। आपको ऐसे याद रखना, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत जो है थीम थी किसकी? पोषण माह की 2023 की, जो हमने सितंबर में सेलिब्रेट किया, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट हमारा। देखो बेसिकली ये क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का जो मेन काम है ना, ये कौन देखता है? बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ही जो पहले इनको देखते हैं क्या क्या जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये वो है। तो इसमें कुछ हमने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में टारगेट सेट किए कि हम स्टंटिंग को 2% हर साल कम करें। स्टंटिंग होता है हाइट का कम होना, ठीक है, बच्चों को न्यूट्रिशन ना होने की वजह से, इसको कम करें। अंडर न्यूट्रिशन को भी 2% साल में कम करेंगे, ठीक है, हर साल 2% कम करें। एनीमिया को 3% कम करेंगे, ठीक है। और जो लो बर्थ वेट है उसको भी 2% एनुअली कम करेंगे। तो ये सारा पोषण अभियान के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में आता है, ठीक है। अब 2021 में क्या होता है? 2021 में हम क्या करते हैं, इस पोषण अभियान का अपडेटेड वर्जन लाते हैं। रोबोट 2.0 है जैसे, तो पोषण 2.0 लाते हैं 2021 में, ठीक है। इसको सक्षम आंगनवाड़ी भी बोला गया। क्या बोला गया? सक्षम आंगनवाड़ी। यहां पर हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को सक्षम बना रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल यहां पर बेसिकली हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। अभी हम देखेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है। और पोषण अभियान जो था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को कंबाइन कर दिया गया, ताकि पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी को हम इतना एफिशिएंट बनाए कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स जो ऐड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अब न्यूट्रिशन स्टेटस की सॉफ्टवेयर वाइज ट्रैकिंग होती है, जब पोषण ट्रैकर वगैरह यूज करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ था, जन आंदोलन। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो मास इन्वॉल्वमेंट लोगों की चाहिए पोषण अभियान में, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए और इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जन आंदोलन का कंसेप्ट भी है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा जो इन सब इश्यूज को देखेगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया हमारा पोषण माह के बारे में। अब इसी में आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज पोषण ट्रैकर। क्या है? पोषण ट्रैकर। तो पोषण ट्रैकर क्या होता है? बेसिकली देखो, पोषण ट्रैकर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? ये सब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ये 1 मार्च 2021 में ही लॉन्च हुआ था इसी में, ठीक है, जो हमारा जो पोषण 2.0 में। और ये किसने लॉन्च करा था? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने लॉन्च किया। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक पोषण ट्रैकर एक ऐप है जिसके थ्रू आप बच्चों की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट क्या है, ये सारी चीज़ें। और कुछ भी अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए इफेक्टिव डिलीवरी करने के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो पोषण ट्रैकर्स में से ले सकते हैं। और पोषण ट्रैकर में डेटा वगैरह अपलोड करती है, जिसमें गवर्नमेंट को भी पता चलता रहता है क्या स्टंटिंग वगैरह की कंडीशन है। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ताकि अच्छे से आंगनवाड़ी वर्कर सर्विसेज डिलीवरी कर पाए 360 डिग्री व्यू में। तो ये पॉइंट इसके लिए पोषण जो हमारा ट्रैकर का कंसेप्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कब आए, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपके सिलेबस में एक और चीज मेंशन है, पोषण वाटिका। देखो पोषण वाटिका क्या है? देखो यार, ये आपके अगर आंगनवाड़ी सेंटर है उसके आसपास वाले आप एक वाटिका, एक गार्डन बना दो, जहां पर आप क्रॉप्स फ्रूट्स ग्रो करो, जो उन आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो क्या करें, उन बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो। इसी का कंसेप्ट था पोषण वाटिका। मतलब इंश्योर करना कि न्यूट्रिशन ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल और फ्रूट्स के थ्रू मिलती रहे बच्चों को। एक तो खाना मिलेगा, चने न्यूट्री तो मिलता है, ठीक है, उसके साथ साथ बेसिकली
ये भी मिले, अच्छा वो भी मिले, फ्रूट वेजिटेबल्स में मिले, ताकि उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और ये सारा पोषण अभियान का पार्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये बेसिकली मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जब आया था उसके अंदर ये बोला गया था कि बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, बाउंड्री क्रॉप्स हो गया, ये सारे ग्रो करने हैं नियर जो हमारे पोषण जो हमारे वाटिकाज हैं वो कहाँ पर लगाने हैं हमने, आंगनवाड़ी सेंटर्स के आसपास। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं और नियर अबाउट 4.37 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो सेट कर चुके हैं, पोषण वाटिकाज जो है सेट कर चुके हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के आसपास, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट। पोषण अभियान क्या है, पोषण वाटिकाज क्या है और पोषण ट्रैकर क्या है, ये हमने देख लिया। एक है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अभी इसका वर्ड नाम लिया था। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, देखो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब सप्लीमेंट करना न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन में और सारी चीजें भी डाल के देना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी देखती है। ये लॉन्च कब हुआ था, 1970-71 के टाइम में। मैंने अभी बोला पोषण अभियान में इसको भी डाल दिया, तो इसको भी देख लेते हैं। 1970-71 में आया था ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस। अगर आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स को देखा हो ना, बाहर कई बार आईसीडीएस लिखा होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब इंटीग्रेटेड वे में चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो, उसका ये पार्ट था, ठीक है। अब तो इसको पोषण अभियान में ही डाल दिया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के क्या क्या प्रोविजन है, इसमें 6 चीजें आ जाती थी, ठीक है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें 6 सर्विसेज मेनली दी जाती हैं। एक तो सप्लीमेंट्री हेल्थ, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप यहाँ पर होता था, इम्यूनाइजेशन करना, मतलब वैक्सीनेशन, टीकाकरण भी यहाँ पर होता था बच्चों का, सब आईसीडीएस के अंदर आता था। नॉन फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों की प्री स्कूल में, मतलब आंगनवाड़ी वगैरह में प्री स्कूल में नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारा ही किसका था, आईसीडीएस का पार्ट था। देखो बेसिकली आईसीडीएस का मेन एजेंडा है कि जो एवरेज डेली इनटेक है ना, मतलब जो आप ले रहे हो, जितना खाना ले रहे हो, और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आरडीए रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस, जो केमिकल एनालिसिस वगैरह पढ़ रहे हैं। तो आरडीए और एडीआई जो आप ले रहे हो, जो आपको लेना चाहिए, उनके बीच में जो गैप है इसको फिल करना, ताकि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट की उतनी आप न्यूट्रिशन ले पाओ। ये पॉइंट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आईसीडीएस का, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब और क्या है इसमें, न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेटस जो है बच्चों का इंप्रूव करना, 6 साल तक के बच्चों का, यही कुछ चीज़ें आपको इतना पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इसमें बेनिफिशियरी कौन है, 6 महीने से 6 साल के बच्चे, ये देख लेना। सिर्फ बच्चे नहीं आते, नर्सिंग वुमेन भी आती हैं, नर्सिंग मदर्स भी आती हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आती हैं, एडोलसेंट गर्ल भी आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 25 दिन की न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है पर मंथ, और 300 दिन का पर ईयर जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, अंडर 6 ईयर ओल्ड या प्रेग्नेंट वुमेन है या नर्सिंग मदर, सबको प्रोवाइड किया था आंगनवाड़ी सेंटर। देखो यार, आपने सुना सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या है यार, एक तो आप खाना ले रहे हो, उसके साथ आपको एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है। क्यों प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जैसे अनीमिया वगैरह वाली प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सके। अब इसमें क्या है कि 25 दिन की आपको 1 महीने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। फिर साल में अगर बात करूं तो साल के 300 दिन प्रोवाइड की जाती है, 6 साल से कम आपकी एज है। ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी प्रोवाइड की जाती है। देखो आपने सुना होगा कि अगर कोई आंगनवाड़ी सेंटर है, उसके आगे पीछे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो सपोज को बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो क्या करती है, उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर बच्चे। हम आंगनवाड़ी सेंटर को कई बार जस्ट कंफ्यूज कर देते हैं कि सिर्फ बच्चों को, 6 साल से कम बच्चों के लिए नहीं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रेग्नेंट वुमन है या नर्सिंग मदर है, इन सबको भी कवर किया जाता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखें, दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में जाके इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, तो इसको याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिल्कुल क्राइटेरिया है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। अगर सपोज करो 3 साल से कम बच्चा है, ध्यान से सुनो, अगर 3 साल से कम बच्चा है ना, उसको तो एक तो घर लेके जाने के लिए राशन दिया जाएगा। 3 साल से कम बच्चे को टेक होम राशन अलो होता है, ठीक है, और 500 किलो कैलोरीज एनर्जी वो ले जा सकता है और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, इतना उसको अलो है। अगर सपोज करो 3 साल से 6 साल, देखो 2 कैटेगरी बना दी ना, 6 साल तक का बच्चा इसके अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर कवर है, तो 3 साल से कम है तो घर पे राशन ले जा सकते हैं। 3 से 6 साल का है तो वो घर पे तो राशन नहीं ले जाएगा, उसको मॉर्निंग में स्नैक भी मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल बनाना शनाना दे दिया, प्लस हॉट कुक्ड खाना भी एक टाइम मिलेगा। ये आप आंगनवाड़ी सेंटर्स में आप पूछ सकते हो, आप एक टाइम पे आके खुद भी आप देखोगे ये सारी चीजें। इसमें 500 किलो कैलोरी एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाएगी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड की जाएगी। अगर सपोज क्योंकि सिवियरली माल न्यूट्रिशन है, मतलब 3 से 6 साल का जिसकी माल नरिश कंडीशन है, मतलब उसको तो मतलब देख रहे हैं नरिशमेंट उसमें बिल्कुल नहीं है, उसमें उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, ऐसे पर्सन को टेक होम राशन भी दिया जाए और इसको एनर्जी ज्यादा दी जाएगी, 800 किलो कैलोरीज एनर्जी दी जाएंगी, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन इसको दिया जाता है, ठीक है।
उसका जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर्स है वो तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाके तो नहीं खाएंगी ना, तो उनको टेक होम राशन जो है अलो किया जाता है और 600 किलो कैलोरी एनर्जी जिससे उनको मिले और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन उनको मिलना चाहिए। और ऐसी एडोलसेंट गर्ल जो स्कूल से बाहर हैं 11 से 14 साल की, उनको भी टेक होम राशन अलो होता है, 600 किलो कैलोरी की एनर्जी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। मतलब सबसे ज़्यादा सेवरली माल नरिश को 800 किलो कैलोरीज जो है क्या मिलती हैं, एनर्जी मिलती हैं। उसके बाद जो है प्रेग्नेंट वुमेन और जो एडोलसेंट गर्ल है उनको 600 किलो कैलोरीज, और जो 6 साल से कम वाले बच्चे हैं चाहे वो 3 साल से कम है उसको टेक होम राशन मिलेगा, और 3 से 6 साल वाले को मॉर्निंग स्नैक और हार्ड कुक मिलेगी, इनको 500 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपका कवर हो गया हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब इसके बाद जो स्कीम्स है ना दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, उसका लाडली बेटी स्कीम है, जम्मू कश्मीर की स्कीम है वात्सल्य स्कीम, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो हम इसके बाद कवर करेंगे। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई होप आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। देखो टेंशन मत लेना यार, जितना आता है इसमें भी अगर कुछ नहीं आता तो 1-2 बार सुन लो, बाकी अब अपने पे खुद कॉन्फिडेंस रखना कि आपको बहुत कुछ आता है। इस टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत रिक्वायर्ड है, और मैं कोशिश करूँगा आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर ऐसा कुछ शॉर्ट होना चाहिए, OMR शीट कैसे भरनी है काइंड ऑफ, तो मैं कोशिश करूंगा इवनिंग में 5-6 मिनट की वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूंगा आपको, आप एग्जाम में उसको यूज़ करना, मे बी आपके लिए बेनिफिशियल रहे। अदरवाइज आप अपनी स्ट्रैटेजी पे भी वर्क कर सकते हो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज दैट अब इतना पैनिक नहीं करना यार, ये रह गया वो रह गया। सिलेबस आज तक किसी का कंप्लीट नहीं हो और ना ही हो सकता है, और आप कंप्लीट करके भी गए हो तो एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ आएगा नहीं आएगा वो कोई पता नहीं है, बट आप एग्जाम में कितनी कंसंट्रेशन से पेपर करते हो वो हार्डली मैटर। इन सब चीज़ों को हम रात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। मतलब कैश इंसेंटिव दिया जाएगा 5,000 रुपए का। किसको दिया जाएगा? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को जिसकी 19 से ज्यादा एज है, ठीक है। देखो पहले ये स्कीम, अब इसका दूसरा वर्जन आ गया। पहले प्रधानमंत्री, ध्यान से इसको करेक्ट कर लेना, लास्ट लेक्चर में मेरे से गलती हुई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पहले था 1.0, ठीक है। अब 2.0 आ गया, 2.0 वर्जन आ गया। उसमें क्या, जो 1.0 था ना, 1.0 में जब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहली बार आई थी उसमें यह बोला गया था कि 5,000 रुपये कैश इंसेंटिव मिलेगा प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को जिनकी एज 19 साल से ऊपर है, बट फर्स्ट चाइल्ड के लिए, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए मिलेगा। बट जब इसका 2.0 वर्जन आया तो सेकंड चाइल्ड को भी देना शुरू किया गया, बट सेकंड चाइल्ड क्या होनी चाहिए? गर्ल चाइल्ड, ठीक है। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले 1.0 समझ लो, फिर 2.0 देखेंगे। तो 1.0 में ये था, मिनिस्ट्री यही सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कैश इंसेंटिव 5,000 रुपये कैश इंसेंटिव दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को जिनकी एज जो है 19 से अबव है, पहले बच्चे के लिए, फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए। तो उनको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे, 5,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ये 1.0 की बात कर रहा हूँ, पहले जो आया था, ठीक है, उसकी बात का भी 2.0 बताऊंगा, ठीक है। ये फर्क पता होना चाहिए। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट की बात करें तो 90-10, और यूटीज के लिए 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा ही डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और 2017 में ये लॉन्च हुई थी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहले एक स्कीम होती इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, उसको इसने रिप्लेस करा था, ठीक है। पहले जो है 53 डिस्ट्रिक्ट की कवर हुई थी, धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्री में, तो इसमें 5,000 रुपया मिलता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखो कई बार क्या होता है, इसमें 6,000 रुपया अगर बोले ना, 6,000 रुपया देते हैं, तो 5,000 रुपये ये होता है, और 1,000 रुपया जो होता है वो जननी सुरक्षा योजना जो हम पढ़ेंगे उसके अंडर दिया जाता है, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। तो अगर 6,000 बोल रहे हैं तो 5,000 तो इसके अंदर न्यूट्रिशन के लिए होगा, मतलब न्यूट्रिशन के लिए होगा, और 1,000 रुपया जो होगा वो किसके लिए होगा? 1,000 रुपया जो होगा वो किसके लिए होगा? वो बेसिकली ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके, तो इसके अंडर होता है। तो जननी सुरक्षा योजना के अंडर भी ये आता है। तो ये 5,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती थी जब आप अपनी प्रेगनेंसी को रजिस्टर करो, फॉर एग्जाम्पल आंगनबाड़ी सेंटर में जाकर आप बोलोगे ना कि मतलब प्रेग्नेंट है कोई वुमेन, तो उसको 1,000 रुपया तभी मिल जाएगा। सेकंड 6 महीने के बाद जब उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाएंगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगी 2,000 रुपये की। कितनी? 2,000, मतलब एटलीस्ट एक उसका एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, तो एंटीनेटल चेकअप के बाद 2,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो जो बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसकी बेसिक वैक्सीनेशन टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके बाद इसको मिलता है। अगर मिस कैरेज हो जाता है इन केस, और अगर उसको
अगर सपोज कर बच्चे का मिस कैरेज हो जाता है और एक इंस्टॉलमेंट उसको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो जो 2 इंस्टॉलमेंट बाकी बची होंगी और उसके बाद जो चाइल्ड आएगा उस केस में उसको मिल जाएंगे। ये था 1.0, ये था 1.0, ठीक है, ये 1.0 था। अब 2.0 में क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई ना 2.0 में। तो 2.0 में क्या चेंजिंग हुई है ये देखो ध्यान से। पहले 1.0 में ये सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड को दिया, एक बच्चे को, पहले बच्चे को दिया जाता था, गर्ल चाइल्ड नहीं। इसमें 2.0 में ये बोला गया ये बेनिफिट 2 बच्चों को दिया जाएगा, 2 बच्चों के जन्म पे दिया जाएगा। पहले में तो दिया जाएगा, दूसरे में इस केस में दिया जाएगा अगर दूसरी गर्ल चाइल्ड होगी तब दिया जाएगा, ठीक है, दूसरी गर्ल चाइल्ड, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें क्या था, फर्स्ट चाइल्ड के केस में, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 5,000 रुपया दिया जाता था, ये तो पहले भी था। फर्स्ट चाइल्ड के केस में कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपया। अब यहाँ पर बात हुई है 2 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट 3,000 की होगी, एक इंस्टॉलमेंट 2,000 की होगी, बस क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम। और जो सेकंड बच्चे वाला केस होगा ना, उसमें 6,000 रुपया दिया जाएगा इन 1 इंस्टॉलमेंट। तो एक ही इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया बर्थ के बाद दिया जाएगा आपको। तो दैट इज ऑल अबाउट योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0। 2.0 में कुछ नहीं है। 1.0 में एक बच्चे के लिए पैसा दिया जाता था, यहाँ पर 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। वहां पर एक बच्चे के लिए 5,000 दिया जाता था, यहाँ पर पहले बच्चे के लिए 5,000 है। वहां पर 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ठीक है, एक में 3 एक में 2। बट यहाँ पर जो दूसरा बच्चा होगा, अगर गर्ल चाइल्ड है तो आपको 6,000 रुपया एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा जो बच्चे का बर्थ होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें कोई भी इतनी कंफ्यूजन रखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। तो एडोलसेंट गर्ल के लिए एक स्कीम है, एडोलसेंट गर्ल के लिए जो स्कीम्स हैं वो आपने देखनी है, स्कीम्स फॉर एडोलसेंट गर्ल, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है एडोलसेंट गर्ल के लिए, 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी, आपको पता होना चाहिए। इसका जो टारगेट है वो एडोलसेंट के लिए 11 से 14 साल की लड़कियों के लिए। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें इंप्लीमेंट जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं ICDS के अंदर, वही इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर होली सोली आता है। फर्स्ट फेज 205 डिस्ट्रिक्ट में था, फिर इसको बढ़ाया 303 डिस्ट्रिक्ट में, और आप रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर गए। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो सभी डिस्ट्रिक्ट जो है कंट्रीज की वो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर इसकी बैकग्राउंड देखें, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, देखो पहले एक होती थी राजीव गांधी स्कीम फॉर, देखो एक स्कीम थी सबला स्कीम, साबला स्कीम या सबला स्कीम बोलो, इस स्कीम का नाम था राजीव गांधी स्कीम फॉर इंपावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, ठीक है। इस स्कीम को बेसिकली रिप्लेस किया गया, ये पहले इसका नाम ये था, अब इसका नाम है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसको स्कीम को पोषण अभियान में ही डाल दिया, तो मिशन पोषण 2.0 में बहुत सारी स्कीम्स पोषण 2.0 में डाल दी हैं। तो इसमें एक स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, मैंने अभी बताया ना यार, जब मैं पोषण 2.0 पढ़ा रहा तो आपको बताया ये पैसा मिलता है, तो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल भी अब उसके अंदर कवर हो गए। यहाँ पर क्या है स्कीम में, न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस एडोलसेंट गर्ल का प्रमोट करना, उनको एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन भी होती है। न्यूट्रिशन कैसे, मैंने आपको बताया ना, उनको होम टेक राशन मिलता है, टेक होम राशन भी मिलता है, प्लस उनको हॉट कुक जो मील्स हैं वो भी ले सकती हैं, और कैलोरीज के बेसिस में बता दिया कितनी कितनी कैलोरीज उनको मिलती है, ठीक है। मतलब 300 डेज का उनको एक साल में जो है वो मिलता है, न्यूट्रिशन का मिलता है। एक तो आ गया ये न्यूट्रिशन प्रोविजन, उनको क्या क्या मिलता है ICDS के थ्रू, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन बताया था, 600 किलो कैलोरीज बताई थी, ये हो गया। उसके बाद नॉन न्यूट्रिशन भी मिलती है, एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा उसको छोड़ के जैसे सपोज करो आयरन की कमी हो जाती है, तो वुमेन में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स में देखी गई, एडोलसेंट गर्ल में मेनली, तो आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट इनको सप्लीमेंट्री दी जाती है, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कल बताया था। और हेल्थ चेकअप्स भी इनको एडोलसेंट गर्ल का हर 3 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप भी इनका प्रोवाइड किया जाता है। ये सारा ही एडोलसेंट गर्ल के लिए स्कीम है। अब ये सारा पोषण मिशन में ही डाल दिया है, तो पोषण 2.0 में इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन जो है उनकी प्रमोट करने के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई है। इसके बारे में इतना ही अगर आप याद रखोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद कर सकते हो, दैट इज किशोरी हेल्थ कार्ड। देखो किशोरी हेल्थ कार्ड क्या होते हैं, किशोरी हेल्थ कार्ड, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, किशोरी हेल्थ कार्ड को मेंटेन कौन करता है अगर कोई पूछे तो आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो स्टेट में किशोरी हेल्थ कार्ड को आंगनवाड़ी सेंटर्स मेंटेन करते हैं। इसका काम होता है एडोलसेंट गर्ल की हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसमें सारी डिटेल्स होती है किशोरी हेल्थ कार्ड में। इसके थ्रू फिर गवर्नमेंट काम करती है। और एक किशोरी दिवस भी मनाया जाता है, हर 3 महीने में एक बार किशोरी दिवस बनाया जाता है। ये वही दिन होता है जिसमें जनरली हेल्थ चेकअप होता है ना। मैंने आपको बताया ना कि स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के तहत अब जो पोषण मिशन के अंदर है उसके तहत जो है लड़कियों को एक तो न्यूट्रिशन मिलती है, नॉन न्यूट्रिशन जो है आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स मिलते हैं, उसका हेल्थ फैसिलिटीज भी, उनका चेकअप भी होता है हर 3 महीने में एक बार। तो जो उनका चेकअप हो रहा होता है ना, उस चेकअप वाले दिन को ही हम किशोरी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। और किशोरी हेल्थ कार्ड में सारी उनकी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है।
इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी आप याद कर सकते हो 2000, देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 में आई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। पहले जो 2002 वाली हेल्थ पॉलिसी थी ना, उसको इसने रिप्लेस किया। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत ही आपका आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ। और आयुष्मान भारत में हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख खोलने हैं हमने, ये मैंने आपको बता दिया। कंप्रीहेंसिव जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज सभी कवर करते हैं। क्या क्या कवर होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, वापस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड हेल्थ, तो दोनों यहां पर कवर हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी कवर हैं, फ्री एसेंशियल ड्रग्स भी मिलती हैं और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी यहां पर मिलते हैं। ये पहला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ऐसा नहीं होता, वो कंप्रीहेंसिव में होता है, ठीक है। और अगर मैं जन आरोग्य योजना की बात करूं, जो हमारा मेन है आयुष्मान कार्ड जिसकी बात करूं, तो वो 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने रांची झारखंड से, ठीक है। ये अर्लियर इसका प्रधानमंत्री जन आरोग्य का पहला नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। अब इसको जन आरोग्य योजना में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये फंडेड कौन करती है? गवर्नमेंट, ठीक है। और शेयर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड की वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलता है। बार बार इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 12 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को कवर कर दिया। फैमिलीज 12 करोड़ मतलब नियर अबाउट 55 करोड़ बेनिफिशियरीज इसके हैं, क्योंकि एक अगर फैमिली में अगर 5% भी लगा लो तो 11-12 करोड़ अगर पर्सन है तो 50-60 करोड़ जो लोग हैं वो इसमें कवर हो चुके हैं। तो मेनली सबसे पहले फोकस किया गया था जो बॉटम में जो 40% पॉपुलेशन है ना, सबसे पहले उस पर फोकस किया गया। तो ये किसके बेसिस में किया था? जो हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011, उसमें देखा गया कि 2011 के मुताबिक 40% सबसे बॉटम पॉपुलेशन कौन सी, सबसे पहले उनको फोकस किया गया। इसमें मेनली आपको सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा आपको दिया जाता है, ठीक है। ये एनएचएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका सारा देखती है, ठीक है। इसमें यूनाइटेड ग्रांट भी दिया जाता है सब सेंटर्स को, ठीक है। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी भी होती है इसके अंदर, जो क्या मतलब इसके विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आती है। इनका काम होता है जो पब्लिक सर्विसेज विलेज लेवल में है वो देखना, ठीक है। पंचायत के मेंबर ही इसके मेंबर्स होते हैं और 5 लाख विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटीज बनाई गई। एक आपने याद रखना है जननी सुरक्षा योजना। देखो जननी सुरक्षा योजना में क्या किया गया है बेसिकली, कि ताकि हम वुमेन को प्रमोट करें कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें, उसके लिए जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। एक है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में क्या है बेसिकली, शिशु सुरक्षा, शिशु के लिए है, तो मतलब आपका हेल्थ से सर्विसेज फ्रीली हो जाए इसके लिए, मतलब इवन डिलीवरी के बाद, डिलीवरी तक का खर्चा भी और डिलीवरी के बाद भी इन्फेंट का एक फ्री रेगुलर चेकअप हो 1 साल में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं एनएचएम में, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये सारा हमारा हेल्थ वाला कवर हो गया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ओल्ड एंड डिसेबिलिटी स्कीम, पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर और पोषण वाटिकाज भी हमने कवर कर लिए। इसके बाद क्या क्या था हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आंगनवाड़ी सर्विसेज भी हमने कवर कर लिए, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, नेशनल हेल्थ मिशन भी हमने कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर पालना स्कीम। पालना स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो पालना स्कीम में क्या है, एक जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको हम क्रैच फैसिलिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है यहाँ पर। देखो पालना स्कीम क्या है, क्रैच क्या होता है, वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई वर्किंग वुमेन है, वो अपने बच्चे को क्रैच में छोड़ के जाएगी और वो काम कर सके। इससे क्या होगा, वुमेन इंपावरमेंट को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले एक स्कीम होती थी नेशनल क्रैच स्कीम, कि कौन सी स्कीम होती थी? नेशनल क्रैच स्कीम। इसी का नाम चेंज करके इसी को रीनेम किया और रीऑर्गेनाइज किया था। किसके अंडर किया था? इसका नाम क्या चेंज किया था? पालना स्कीम। और ये किसके अंडर आती है? सुनो, मिशन शक्ति जो है ना हमारा, मिशन शक्ति जो है इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें जो समर्थ वाली सब स्कीम है ना, या भी बताऊंगा, मिशन शक्ति समर्थ वाली सब स्कीम के अंदर हमारी कौन सी आती है? पालना स्कीम। वापिस सुन लो, कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, वापिस सुनो। देखो पालना स्कीम का काम है, पालना मतलब पालना, थोड़ी देर के लिए पालना, क्योंकि वुमेन जो है वो काम पे जाएगी तो उसके बच्चों को कोई तो पालेगा, तो वो क्रैच फैसिलिटी होती है। तो क्रैच में पहले एक हमारी होती थी नेशनल क्रैच स्कीम, उसी को रीऑर्गेनाइज किया गया 2022 में, उसका नाम पड़ा पालना स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है। और ये बेसिकली किसका पार्ट है? मिशन शक्ति का पार्ट है। मिशन शक्ति मतलब वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन को इंपावर करना। उसके 2 पार्ट हैं, उसके अंदर जो समर्थ वाला पार्ट है उसमें आती है हमारी पालना स्कीम। इतना आपको याद रखना है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा देती है। तो क्या होता है क्रैच का मतलब, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ताकि चिल्ड्रन को केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिसके पेरेंट्स जो है काम पे जाते हैं, ठीक है। एक सिक्योर सेफ इन्वायरमेंट हो, वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंडर? क्रैच की फैसिलिटीज़ के अंदर। और अगर मैं 31 मई 2023 की बात करूं तो नियर अबाउट 57,128 जो बेसिकली बेनिफिशियरीज के हो चुके हैं, और कंट्री में ओवरऑल 2688 के करीब क्रैच फैसिलिटी खुल चुकी हैं, ठीक है। अब इस स्कीम का क्या है? इस स्कीम का फोकस क्या है बेसिकली?
आंगनवाड़ी कम क्रेचेस, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर को ना क्रेच फैसिलिटीज में क्या कर दिया जाए, कंबाइन किया। मतलब देखो आंगनवाड़ी सेंटर्स में वैसे भी आपको बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, तो कोई अगर पेरेंट है वो वर्किंग है तो वहीं पर बच्चा छोड़ के चल जाए, तो मतलब आंगनवाड़ी सेंटर को एक क्रेच फैसिलिटी बना दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों मदर और चिल्ड्रन की एक ही कन्वीनियंट जगह में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। एक होते हैं आंगनवाड़ी कम क्रेचेस, इससे पहले जो क्रेच हम बनाते थे वो था स्टैंड अलोन क्रेचेस। मतलब स्टैंड अलोन क्रेचेस, देखो जो पहले नेशनल क्रेच स्कीम थी ना, उसमें सिर्फ स्टैंड अलोन क्रैचेस का काम था, बस स्टैंड अलोन क्रैचेस मतलब बिल्कुल अलग क्रैच फैसिलिटीज। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्रैच फैसिलिटीज होती है। बट अब क्या किया, जब हमने इसको इंक्लूड कर दिया, इसमें हमने क्या किया, आंगनवाड़ी सेंटर के साथ पालना स्कीम बना दी। तब हमने बोला कि हम आंगनवाड़ी सेंटर्स कम क्रैचेस भी बनाएंगे, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही क्रैच में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले नेशनल क्रैच स्कीम के टाइम सिर्फ स्टैंड अलोन क्रैचेस था, अब जो है बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू भी क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसमें टारगेट ग्रुप कौन है, चिल्ड्रन हैं 6 महीने से लेकर 6 साल तक, जो वर्किंग वुमेन है, चाहे रूरल और अर्बन एरिया के हैं, जो मतलब वर्किंग वुमेन होनी चाहिए, 15 दिन महीने में काम करने पे जानी चाहिए, या 6 महीने साल में काम करने के लिए अगर कोई वुमेन है, ऐसी वुमेन है, तो उसके बच्चे को 6 महीने से 6 साल का अगर उसका बच्चा है तो उसको क्रैच फैसिलिटीज में रखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें अभी ये टारगेट रखा गया है पालना स्कीम के अंदर कि 17,000 के करीब क्रैचेस जो हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री। तो मेनली देखो पहले भी नेशनल क्रैच स्कीम थी, उसके तहत स्टैंड अलोन क्रैचेस पहले भी बन रहे थे, बट पालना स्कीम में ये बोला गया आंगनवाड़ी सेंटर को एक क्रैच में कन्वर्ट कर दो। तो नियर अबाउट 17,000 क्रैचेस खोलने का हमारा एम है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, और इससे जो है बेसिकली पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का भी इंप्रूव होगा, ठीक है। इतना तो आपने पालना स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अब मिशन शक्ति क्या था, देखो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक मिशन आता है शक्ति। इसका मतलब क्या है यार, वुमेन की सेफ्टी, वुमेन की सिक्योरिटी और वुमेन को इंपावर करना। मिशन शक्ति नाम से ही पता चला, शक्ति, शक्ति कौन है, वुमेन, और कल आपने भी शक्ति बन के एग्जाम में जाना है, ठीक है, उधर शक्ति बन के एग्जाम को संभालना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2 पार्ट, एक है संबल पार्ट और एक है समर्थ पार्ट, ठीक है, समर्थ पार्ट। इसी समर्थ पार्ट के अंदर पालना स्कीम आते हैं। समर्थ पार्ट डील करता है समर्थ बनाना लड़कियों को, समर्थ बनाना मतलब उनको इंपावर करना, इंपावरमेंट। और संभाल मतलब संभल से याद होगा सेफ्टी और सिक्योरिटी, संभालना मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी प्रमोट करना। ये मिशन शक्ति के 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब नहीं बोलना कि यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा यार, जो जो इंपॉर्टेंट था, जो मुझे लगा आपको एग्जाम में कल पूछा जा सकता है, मैंने तो अपना 100% दे दिया। अब आपने कल अपना 100% देना, बाकी आपकी किस्मत है कल एग्जाम में क्या होगा, बट आपने अपना 100% देना। जैसे मैं डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा मैं कुछ भी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने भी इसी तरह इस लेक्चर को ध्यान से देखना और बाकी भी कल अच्छे से कर लेना यार। ये नहीं है कि डायरेक्ट चीज़ें आएंगी, बट रिलेटेड चीज़ें होंगी तो अच्छे से वहाँ पर आपने डील करना है। नेक्स्ट इज लाडली बेटी स्कीम। पालना स्कीम के बाद आपके सिलेबस में एक और स्कीम मेंशन है, दैट इज लाडली बेटी स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लाडली बेटी स्कीम कहाँ की है, सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, JNK गवर्नमेंट की सोशल असिस्टेंस स्कीम है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सोशल असिस्टेंट, सोशल मतलब सोसाइटी में एक असिस्टेंट मतलब हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी है न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है। जो 2005 के 15 के बाद जिसका जन्म हुआ उसके लिए स्कीम है, बेसिकली कौन सी है, लाडली बेटी। इसको कौन सा बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, तो JK बैंक, JNK गवर्नमेंट की स्कीम है तो JK बैंक इसको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। जो फीमेल सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है ना, उसको ठीक करने के लिए बेसिकली ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, तो ताकि गर्ल चाइल्ड, देखो ना कई लोगों की मेंटालिटी होती है अगर घर में बेटी का जन्म होगा तो उसकी शादी में खर्चा होगा, और कुछ ऐसे लोग बेवकूफ़ भी होते हैं जो दहेज लेते हैं। तो बेसिकली उनकी वजह से क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड को जो फीमेल फर्टिसाइड वाले केसेस देखे गए हैं सोसाइटी में, तो उसको खत्म करने के लिए, ताकि गर्ल चाइल्ड बर्डन ना हो फैमिली, उसके लिए स्कीम लाई गई है लाडली बेटी स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या होगा, ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है कि क्या होगा, इसमें 2 फेजेज हैं। मतलब 14 साल के लिए क्या होगा, पैसा यहाँ पर सबमिट होगा, रीअकरिंग डिपॉजिट होगा 14 साल के लिए। 14 साल के, ध्यान सुनो, 14 साल की कंप्लीशन के बाद 7 साल के लिए एक इसका कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट होगा, जिसको बोलते हैं CCR। तो 14 + 7 कितना, 21 साल के लिए पैसा यहाँ पर सेव रहेगा, और 21 साल के बाद वुमेन की एज हो जाएगी मैरिज की, तो वो वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर वुमेन को ध्यान, आपने कुछ नहीं देना यार, जस्ट आपने अपनी बेटी को वहाँ पर रजिस्टर कर देना। सुनो ध्यान से, अपनी अगर किसी के गर्ल चाइल्ड होती तो आप उसको क्या कर दोगे, वहाँ पर रजिस्टर कर दोगे। हर महीने गवर्नमेंट क्या करेगी, हर महीने गवर्नमेंट क्या 1,000 इसमें कंट्रीब्यूट करती रहेगी। 14 साल तक गवर्नमेंट इसमें पैसा डालती रहेगी, ठीक है। 14 साल तक गवर्नमेंट जो है 1,000 रुपया इस स्कीम में डालती रहेगी, ठीक है। जब 14 साल तक इसमें गवर्नमेंट पैसा डालेगी, उसके बाद 7 साल गवर्नमेंट पैसा तो नहीं डालेगी, बट ये 7 साल तक पैसा आप निकाल नहीं सकते। 14 साल की उम्र में लड़की का पैसा क्यों निकालोगे, क्यों, शादी तो उसकी हो नहीं सकती लीगली। तो 7 साल और पैसा रहेगा, जब 21 साल की उम्र होगी तब वो गर्ल चाइल्ड वहाँ से पैसा निकाल सकती है, वो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती है, मेनली वो गर्ल चाइल्ड खुद ही ले सकती है, ठीक है। तो ये अकाउंट अब क्या है, अकाउंट कौन खोल सकता है लड़की के लिए, बच्ची के लिए अकाउंट कौन खोल सकता है,
जो नेचुरल या लीगल गार्डियन होगा गर्ल चाइल्ड का वो उसको खोल सकता है। हर महीने 1000 रुपया J&K गवर्नमेंट डालेगी J&K बैंक के थ्रू, ठीक है, 14 साल के लिए। तो कुछ अमाउंट वहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें और कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देगी गवर्नमेंट जस्ट 1000 रुपया देगी, ठीक है। एक फेज जब कंप्लीट हो जाएगा सेकंड फेज में हो जाएगा। सेकंड फेज में क्या होगा, 7 साल तक पैसा वहां पर फिक्स रहेगा, ताकि 21 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद उस गर्ल चाइल्ड को वो पैसा दिया जाएगा। गर्ल चाइल्ड उसके बाद वापस उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और पैसा भी डाल सकते हैं, उसके बाद जो मर्जी करे गर्ल चाइल्ड वो उसके बाद 21 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इसमें एलिजिबल कौन है, कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसका जन्म 1 अप्रैल 2015 के बाद हुआ है, ठीक है, और वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से CDPO से लिखा सकती है। जो सिलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये स्कीम अभी चल रही है, दैट इज श्रीनगर, अनंतनाग, गुड़गांव, जम्मू कठुआ, पुलवामा, सांबा, किश्तवाड़, तो इनसे अगर लिखवा सकती है तो उसके बाद ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। और गर्ल जो है पेरेंट्स से जिनके बोर्न हो रही है उनकी एनुअल इनकम जो है वो सभी सोर्सेज से 75,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 75,000 तो याद कर लें, अभी जितनी ही आपने जम्मू कश्मीर की स्कीम्स देखी हैं तो 75,000 उन्होंने मार्क रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, आपके पेरेंट्स की KYC होगी, मतलब आधार कार्ड वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद CDPO का एक लेटर, सैंक्शन लेटर जो है कि भाई ये बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है वो होगा, ठीक है। उसके बाद 45 डेज दिए गए हैं ऑफिसर्स को कि इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना, ताकि लूप होल्स ना हो सके, ठीक है। इसके लिए 45 डेज दिए गए। अब इसको अभी NIC के साथ भी जोड़ दिया गया है, ताकि इसमें कोई भी डिजिटाइज कर दिया, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी इस पे मेंटेन रहे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर अबाउट लाडली बेटी स्कीम। समझ आ गया लाडली बेटी स्कीम में क्या है। तो लाडली बेटी स्कीम में क्या है कि आप पैसा जो है वो इकट्ठा करके रख रहे हो, और उसमें क्या होगा, पैसा जो है 21 साल के बाद गर्ल चाइल्ड जो है वो ले सकती है, री इन्वेस्ट कर सकती है, वो जो चाहे वो करना चाहती है, ठीक है। अब एक और स्कीम है सोशल मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ये भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चला रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम चला रही है। जो भी पुअर गर्ल्स हैं, मैरिजेबल एज की है, मतलब 18 साल से ऊपर हैं, पुअर गर्ल्स हैं, और जो इनसे बिलोंग करते हैं, जैसे अंत्योदय अन्न योजना से बिलोंग करती हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड उनका राशन कार्ड, और BPL में बोला है, मैं कमेंट सेक्शन में बच्चों ने कि कईयों को मिला। आप BPL के लिए आई एम नॉट श्योर, मैं कहीं पर देख रहा हूँ, अगर इनके ऑफिशियल साइट भी दे रहा हूँ, BPL तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ये दो तो हैं। अगर कोई पुअर गर्ल है मैरिजेबल एज की, अंत्योदय अन्न योजना से बिलोंग करती है, कार्ड उसका राशन कार्ड, या PHH से बिलोंग करता है उसकी फैमिली का राशन कार्ड, वो एलिजिबल है स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम में, ठीक है। उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, ये तो लीगल एज है, इतना तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात, उसने UT की किसी भी और स्कीम से बेनिफिट नहीं उठाया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, या कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, मतलब जिस स्कीम में गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो उसमें से फायदा नहीं उठाया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाडली बेटी, अगर वो ऑलरेडी लाडली बेटी स्कीम से पैसा ले रही है तो उसको इसमें अलो नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद है। इसमें आपने क्या करना है, 1 मंथ शादी से पहले ही आपको जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उसके पास जाना है, प्रूफ ऑफ मैरिज लेके, एज का, अंत्योदय अन्न योजना का, या PHH राशन कार्ड है, आधार कार्ड, ये सब लेके जाना है। तो मतलब ये चीजें लेके जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बेनिफिशियरी की 8th पास, तो मिनिमम वो लड़की 8th पास होनी चाहिए। बट ये चीज अप्लाई होगी 1 अप्रैल 2025 के बाद, क्योंकि 3 साल के लिए इन्होंने बोला कि अगर वो 8th पास नहीं भी है तो चल जाएगा, बट 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है ऐसे गर्ल को नहीं एलिजिबल रखा जाएगा, इसमें पैसा नहीं मिलेगा जो 8th पास नहीं है, ठीक है। तो अभी इनमें 3 साल इसलिए दिए कि जो गर्ल्स 8th पास नहीं है वो 8th पास कर सकते हैं इन टाइम में, तो उन्होंने इसके लिए 3 साल का पीरियड उनको दिया है, ठीक है। तो ये याद करना, एलिजिबल गर्ल्स जो है उनको कितना अमाउंट मिलेगा, 50,000 रुपीज मिलेगा। कितना होता है 50,000, बहुत अमाउंट होता है एक पुअर गर्ल के लिए। तो 50,000 रुपीज मिलेगा, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको मिलेगा मैरिज से पहले, और डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। क्या होगा, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये प्रोसेस एप्लीकेशन का कैसे रहता है, आपने एप्लीकेशन देनी होती है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, ठीक है। वो सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और वो डिप्टी कमिश्नर DC को दे देगा, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर, और डिप्टी कमिश्नर ही बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी गर्ल जो है प्रोवाइड करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। चीजें क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ मैरिज, और बेसिकली एज का प्रूफ होना चाहिए, अंत्योदय अन्न योजना, राशन कार्ड, या ये सब चीजें उनको चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट योर सोशल मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। कुछ बच तो नहीं गया, तो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेशलाइजेशन पोर्शन ऑफ सुपरवाइजर एग्जाम। देखो यार, मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया, इसके बाद आपकी अपनी मेहनत है और आपका लक है, वो एग्जाम में कल दिखना चाहिए। टेंशन मत लेना, कुछ रह गया। देखो यार, एक चीज तो क्लियर कट, 2 मिनट सुन लो मेरी बात, एक चीज तो क्लियर कट है, सिलेबस आज तक किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, और जो आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता। ये चीज़ सुन के जाओ। अगर आपको कोई कुछ बोलते हैं चैनल वाले, या कोई भी बोलता है, यार मेरे को किससे नहीं है, कोई भी बोलता है कि यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी, कोई भी ऐसा चैनल नहीं बना जो आपको पूरा 120 नंबर वहाँ से निकाल के बता सके। कोई भी नहीं कर सकता।
मतलब गारंटी देता हूँ मेरे से भी नहीं आएगा। तो आप ऐसे प्रिपेयर जाना कि कुछ भी आ जाए एग्जाम में, हमने क्वेश्चन अच्छे से करना है, ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने, बट बिल्कुल भी ऐसा छोड़ के नहीं आना है पेपर, अच्छे से पेपर करना है। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आई एग्री, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। जब मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है और कैसे होती हैं चीज़ें, तो कितना आपको तो रिटेन करना है, मुझे तो एक बार पढ़ाना है, आपको ये सब रिटेन करना है। तो बेसिकली सिलेबस बहुत लेंथी था, आपने इतना पढ़ा, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस आपने अपना 100% देना है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बाकी शाम को मैं आपके लिए एक 5-6 मिनट की वीडियो कोशिश करूँगा, जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा, और टाइमली आप सो भी जाना और कल अच्छे से टेस्ट देना। तो ऑल द बेस्ट टू यू। तो बाकी शाम को बात करें। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है।